टिहरी में आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन। आपदा से निपटने की तैयारी पर की गई। सीएम धामी ने की मॉक ड्रिल की सराहना। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। धामी सरकार की योजना से 123 युवाओं को विदेश में नौकरी मिली है। सऊदी, जापान, यूएई और जर्मनी में मिला रोजगार का अवसर। 65 युवा जापान और 30 सऊदी अरब में चयनित हुए हैं। युवाओं को मिला है 8 महीने का जर्मन और जापानी भाषा का प्रशिक्षण। सरकार 20% फीस सब्सिडी दे रही है। कमजोर वर्ग को फ्री ट्रेनिंग भी। हेल्थ केयर और नर्सिंग सेक्टर में भी अवसर बढ़ रहे हैं। तो सरकार की बड़ी पहल, जहां कमजोर वर्गों को ट्रेनिंग दी जाएगी। धामी सरकार की योजना से 123 युवाओं को विदेश में नौकरी के ये बड़े अवसर मिले हैं। सऊदी, जापान, यूएई और जर्मनी में नौकरी मिली है। 65 युवा जापान और 30 सऊदी अरब में चयनित हुए हैं। 8 महीने का जर्मन और जापानी भाषा की ट्रेनिंग युवाओं को मिला है। 20% फीस सब्सिडी दे रही सरकार और इसके साथ ही जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग भी सरकार देगी। तो ये बड़ी पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां 123 युवाओं को विदेश में नौकरी का ये बड़ा अवसर मिला है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। खासतौर से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही 20% सब्सिडी भी सरकार दे रही है। धामी सरकार का ये बड़ा ऐलान, जहां 123 युवाओं को ग्लोबल करियर का मौका मिला है। धामी सरकार की योजना से विदेश में नौकरी मिली है 123 युवाओं को, जहां विदेशी रोजगार का सपना अब साकार हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो आरंभ की गई ये योजना है 2023 में इसे आरंभ किया गया था। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयनम वैश्विक रोजगार योजना। इसमें लगभग 123 लोगों को अभी तक देहरादून जनपद के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्हें विदेश में रोजगार प्राप्त हुआ है। और इससे जो रीसेंट लॉट या रीसेंट ग्रुप जिसे मिला है उसमें लगभग 27 लोगों को यूएई में रोज़गार मिला। और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे युवाओं को एक उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए उन्हें विदेश में रोज़गार की अवसरों को। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना माननीय मुख्यमंत्री की एक ऐसी योजना है जिससे कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर, विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जिसमें नर्सिंग के क्षेत्र में गए हैं बच्चे, केयर गिवर के क्षेत्र में गए हैं, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और वेयर हाउस वर्कर के रूप में विदेश में 100 से अधिक अभ्यर्थी जा चुके हैं। जिसमें कि जापान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ में बच्चे विदेशों में उत्तराखंड सरकार की इस पहल के कारण जा रहे हैं। और देहरादून स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए गए। तो लोक भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात की ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विकास से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे से विचार साझा करते नजर आए। लोक भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात कई अहम मामलों में भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए गए।
देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा के स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े मामलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त समय और स्थानांतरण एक्ट में छूट देने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, ताकि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां जल्द नियुक्ति हो सके। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़े मामले हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है। अगर अदालत के फैसले में ज्यादा समय लगता है तो सरकार अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार करेगी। बैठक में जर्जर स्कूलों की मरम्मत, सभी स्कूलों में शौचालय, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और अन्य लंबित मामलों में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भिलाडू में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण को लेकर खेल विभाग, वन विभाग और पेयजल निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भूमि हस्तांतरण, पहुंच मार्ग और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा की और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग से जुड़ी फाइल शासन को भेजी जा चुकी है और जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्टेडियम का एस्टीमेट 1 सप्ताह में तैयार कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि निर्माण कार्य में देरी ना हो और जल्द काम शुरू हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेडियम बनने से क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां स्टेडियम प्रोजेक्ट में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए समीक्षा बैठक की है। तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, जहां खेल सुविधाओं के विस्तार की तैयारी पर भी जोर दिया गया। बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। भिलाडू स्टेडियम निर्माण को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक की गई। स्टेडियम प्रोजेक्ट में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जो प्रोजेक्ट का निर्माण होना है। मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की और तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए, जहां भिलाडू स्टेडियम निर्माण को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। स्टेडियम प्रोजेक्ट में तेजी लाने के भी दिशा निर्देश देते हुए मंत्री नजर आए और इस प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ कार्य किए जाएं, इसके लिए भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो समीक्षात्मक बैठक की गई है। इस बैठक में कई दिग्गजों की मौजूदगी रही और प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां UJVN लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने पहली बार बोर्ड बैठक में भाग लिया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। साथ ही उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। ऐसे में बैठक में राज्य की प्रमुख जल विद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृतियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लखवाड़ परियोजना की सुरक्षा के लिए CISF तैनाती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। और राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के मामले के बाद बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने सभी मंदिरों में दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। समिति ने कहा है कि अब दान, चढ़ावा और अन्य राजस्व की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य होगी और किसी भी तरह की लापरवाही और इसके साथ ही अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रंगड़ ने सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दान की गिनती, लेखा जोखा और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी मंदिरों में प्राप्त धन और सामग्री का पूरा रिकॉर्ड नियमों के अनुसार रखा जाए। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो दान प्रबंधन में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही चढ़ावा मामले में तमाम दिशा निर्देश दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी मंदिरों में प्राप्त धन और सामग्री का पूरा रिकॉर्ड नियमों के अनुसार रखी जाएगी। देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के नए निदेशक के रूप में भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खजूरिया ने कार्यभार संभाल लिया है। वे आंध्र प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IFS अधिकारी हैं और इससे पहले आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर खजूरिया को वन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 35 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और अकादमी की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वे भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। और किच्छा स्थित पिपलिया मोड़ के खान फार्म को लेकर चल रहे विवाद में फिलहाल न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच फार्म पर स्वामित्व और कब्जे को लेकर विवाद जारी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए हैं। मामले की सुनवाई के बाद किच्छा न्यायालय ने अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी न्यायालय के आदेशों के पालन की बात कहते हुए दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां कोर्ट का यह बड़ा आदेश है। खान फार्म पर यथास्थिति, खान फार्म विवाद में प्रशासन अब अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां किच्छा खान फार्म विवाद में पहुंचा को अब इस पूरे विवाद में आपको बताते चले कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजर है। लेकिन इस बीच कोर्ट का यह आदेश भी सामने आ चुका है, जहां आपको बताते चले कि खान फार्म का जो आदेश है वो यथास्थिति रखी गई है। ये पूरा विवाद पर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां ये पूरा विवाद का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास एक कॉल आई थी कि भी आप अपने पक्ष के सारे जितने भी कागजात हैं वो दिखाइए। तो हमने सारे कागजात यहाँ से लेकर के पुराने कोर्ट के कागजात तक दिखाए। सन 2014 में जो उनका हमारे साथ समझौता हुआ था कुलसुम खान जी के साथ, वो तक भी दिखाए। सारी एक एक चीज दिखाई। दूसरे पक्ष से जब कागजात की मांग की गई तो उनके पास एक भी पेपर नहीं था। लेकिन अंदर जो बातचीत हुई उसके आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बोला कि भाई क्योंकि कोर्ट में मसला विचाराधीन, आप कोर्ट से आप क्योंकि आपके पास स्टे है, आप ऑर्डर लेकर के आ जाइए, जो कोर्ट आदेशित करेगा उसी के अनुरूप वो लोग कार्रवाई करेंगे। और ये भी निवेदन किया, और मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर खराब। जमीन विवाद ये कल प्रारंभ हुआ था दो पक्षों के द्वारा, जिसमें एक तरफ नसरीन सागा मैडम है, दूसरी तरफ सायरा वाड्रा मैडम है। उस पर कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था और एक पक्ष उसमें बैठ गया था कब्जे में। इनका कहना है कि ये लोग जो है कब्जे में बैठ गए हैं, दूसरा पक्ष उसमें जाना चाह रहा था। क्योंकि आपस में विवाद की स्थिति पैदा होती, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन वहाँ मौजूद रहा, अपना अपना पक्ष रखा है। SDM साहब ने और ADM साहब ने बुलवा करके फिर हम लोगों को बताया कि इनसे बात हो गई है और दोनों ही लोगों से कहा गया है जो वर्तमान स्थिति वो बनी रहे, ना कोई जबरन उसमें घुसे और ना कोई जबरन उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करे। तो पुलिस प्रशासन का यही काम होगा कि जो यथास्थिति है वो अभी रहे और किसी भी दशा में ये स्थिति ना है कि कोई हटाने का प्रयास करे या कोई घुसने का प्रयास करे।
और देहरादून के बैरागीवाला हत्याकांड में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ये गिरफ्तारी हरियाणा के यमुनानगर हाईवे स्थित एक होटल से की। ये घटना 13 जून को सहसपुर के बैरागीवाला गांव में हुई थी, जहां खेत में पानी को लेकर हुए विवाद में विनोद कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और अब 3 और गिरफ्तारी के बाद कुल 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस की लगातार दबिश और सर्च ऑपरेशन के बाद ये बड़ी सफलता मिली है। तो बैरागीवाला हत्याकांड में 3 और गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बैरागीवाला केस में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी उपजिला चिकित्सालय में 1 साल के मासूम की मौत के बाद लगे लापरवाही के आरोपों पर अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी है। सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने बताया कि 4 सदस्यीय जांच समिति और सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह की लापरवाही सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि बच्चे को अस्पताल पहुंचते ही तुरंत अटेंड किया गया है और डॉक्टरों ने उपचार भी शुरू कर दिया है। परिजनों को विशेषज्ञ डॉक्टर के आने तक रुकने की सलाह दी गई थी, लेकिन वे बच्चे को लेकर चले गए, जहां सीएमएस ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बिना पुष्टि आरोप लगाने से डॉक्टरों का मनोबल प्रभावित हुआ है। तो मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। सीएमएस ने आरोपों को निराधार बताया है। इस तारीख की है, 5 बजे की बात है, सुबह की बात है। तो ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि कोई भी डॉक्टर नहीं पाया गया है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे पहले ऑलरेडी एक पेशेंट आ चुका था, उसको हम स्टेबलाइज करके आराम से उसको ट्रीटमेंट भी दे रहे थे। तो जिसके बाद ये जो कपल होते हैं, ये 2 लोग आते हैं यहाँ पे इमरजेंसी में, फिर मैं इनको एग्जामिन करता हूँ बच्चे को। तो एग्जामिनेशन में क्या पाया जाता है कि बच्चा थोड़ा डिहाइड्रेटेड भी लग रहा था और ऑलरेडी एक अंडर ट्रीटमेंट में चल रहा था, कोई डॉक्टर बख्शी नाम से है। तो फिर मैंने जब मेडिकेशन उन्होंने दिखाई, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि 2-3 दिन से इलाज चल रहा है और चाइल्ड की जो कंडीशन है वो और वर्स होती जा रही है टाइम के साथ। 2-3 दिन हो गए थे इस बात। तो उसमें मैंने ये बोला कि उसमें कुछ स्टेरॉइड्स चल रहे थे, तो मैंने बोला कि ये स्टेरॉइड्स को बंद करिए पहले तो। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस परिवार के साथ भी ये घटना घटी है, मैं उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस मामले को मैं बहुत सेंसिटिव लेते हुए मैंने खुद जो है एक कमेटी का गठन कराया है और इसकी जांच करवाई है कि ऐसे कैसे हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई बच्चा आता है और उसमें जो मेरे को न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला है कि उसमें दरवाज़ा बंद था, उनका जो आरोप है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला और उसके बाद हम जो चले गए। तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और चमोली जिले के थराली में गर्भवती महिला की मौत के बाद पहाड़ी इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ गए हैं। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और इस घटना पर बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने गहरा दुख जताते हुए सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां घर में खुशियां आनी थी, वहां मातम छा गया, जो पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति को दिखाता है। विधायक ने यह भी कहा कि इससे पहले कर्णप्रयाग और गोपेश्वर में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठाने के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ है। तो स्वास्थ्य ऐसी बातों के लिए, ऐसी घटनाएं जब होती है तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसे संवेदनाएं जो लोगों को, जो आज जिस परिवार में मैं ये कह सकता हूँ कि खुशियां होनी चाहिए, जब कोई महिला प्रसव होने पर होता है तो लोग के परिवार में खुशी होती है कि भाई नया बच्चा आएगा, नया मेहमान आएगा, लोग खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन उस घर में यदि मातम मनाने का काम होता है तो आप सोच सकते हैं कितनी पीड़ा, कितना दर्द लोगों को होता होगा।
मैं आपको कई बार कह चुका, विधानसभा में भी कह चुका और इसको लेकर सम्मानित मुख्यमंत्री जी को कह चुका हूँ। आप स्वास्थ्य की जो परिस्थिति हालात है वो उत्तराखंड में स्वास्थ्य का, मैं तो आपको आज शिक्षा का भी कह रहा हूँ, चाहे यातायात की बात हो, पूरी की पूरी सरकार ने जो सिस्टम है पूरी ढेल हो चुका है। और राष्ट्रीय राजमार्ग के रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा गोरा पड़ाव क्षेत्र में हुआ है, जिसमें टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई और वह पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआती जांच में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर हादसे का मुख्य वजह माना जा रहा है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर हुआ है और यही मुख्य वजह मानी जा रही है। तो बेहद ये हादसा अब तक आपको बताते चले कि कैंटर ने एक बाइक को टक्कर मार दी और जोरदार टक्कर से बाइक में आग लग गई। शुरुआती जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि रॉन्ग साइड बाइक लाने की वजह से ये हादसा हुआ है। गोरा पड़ाव की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चर संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि बिना पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति को यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर चलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कुछ यात्रियों ने घोड़ा खच्चर संचालकों और हॉकरों के गलत व्यवहार की शिकायत की है, जिन पर कार्रवाई भी की गई है। प्रशासन ने सभी संचालकों को अपने साथ काम करने वाले हर हॉकर का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। बिना पंजीकरण के संचालन करने वालों के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी यात्रियों से साथ अच्छा व्यवहार करने और केदारनाथ यात्रा की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। टिहरी में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए जिला स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बादल फटना, भूस्खलन, सड़क बंद होना और बाढ़ जैसी काल्पनिक आपदा की स्थिति बनाकर राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सभी विभागों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसी मॉक ड्रिल आपदा के समय बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। उन्होंने सभी से समय पर कार्रवाई करने और लोगों को आपदा के प्रति जागरूक बनाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल और आपदा के समय त्वरित राहत और बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो मॉनसून से पहले मॉक ड्रिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मॉक ड्रिल का सराहना किया है और इसके साथ ही टिहरी में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। इसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, फायर सर्विस की मौजूदगी रही। जब मॉनसून से पहले ये मॉक ड्रिल किया गया ताकि आपदा से पहले रोकथाम की जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मॉक ड्रिल की सराहना की है। तो मॉनसून से पहले ये तैयारी की जा रही है। मॉनसून से पहले मॉक ड्रिल किया गया जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मॉक ड्रिल की सराहना की है। इसके साथ ही बताते चले कि इस अभ्यास का उद्देश्य सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल और आपदा के समय त्वरित राहत और बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।